हेलो दोस्तों, मैं राकेश नाइक। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी के अंदर। दोस्तों, आज हम आरबीएससी के द्वारा जो मॉडल पेपर जारी किया गया है उसकी हम चर्चा करेंगे। उस मॉडल पेपर को हम सॉल्यूशन करेंगे। एक एक क्वेश्चन को किस प्रकार के क्वेश्चंस आए हैं और किस प्रकार के अपने मॉडल पेपर में आए हुए क्वेश्चन है और किस प्रकार के जो इस साल जो पेपर होने वाला है उसके आने की जिस क्वेश्चन की आने की संभावना है उनको भी हम देखने वाले हैं। तो देखो, आज हम इस मॉडल पेपर का प्रत्येक क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। देखो, इसका पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि 12 और 15 का एलसीएम और एचसीएफ निकालो। ठीक है, तो हम जानते हैं कि 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। 12 का अभाज्य गुणनखंड जो कि हम जानते हैं कि 2 गुणा 3 लिखेंगे। इसी प्रकार 15 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो रहने वाला है। तो 15 का अभाज्य गुणनखंड 3 गुणा 5 रहने वाला। अब हमें देख के बताना है इसके अंदर एलसीएम कितना होगा और एचसीएफ कितना होगा। तो देखो, एलसीएम के लिए हमें क्या करना है, जो इन दोनों के अंदर कॉमन संख्या है उसको एक बार लिखना है और सभी संख्याओं को लिखना है। तो देखो, 2 गुणा 3 3 इसमें भी है और इसमें भी है, तो 3 को हम एक बार लिखेंगे। आगे क्या है, 5 है, तो इसको हम गुणा करेंगे। 2 को 2 से गुणा किया, कितना आ रहा है 4, 4 को 2 से किया 12 और 12 को 5 से गुणा करोगे तो 60। तो एलसीएम अपने पास में क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो एचसीएफ। तो एचसीएफ देखो, जो इस दोनों के अंदर कॉमन पार्ट है वही अपने पास में क्या रहने वाला है, एचसीएफ रहने वाला है। देखो, इसमें भी 3 दिखाई दे रहा है, इसमें भी 3 है, तो इसका एचसीएफ अपने पास में क्या रहने वाला है, 3 रहने वाला है। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही रहने वाला है। तो इस क्वेश्चन का आंसर नंबर क्या है, जो ए में दे रखा है 60 और 3, वो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है, 60 और 3। एलसीएम अपने पास में 60 आ गया और एचसीएफ 3 आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो इसका दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है, बहुपद में 3x² प्लस 4x माइनस 2 में शून्यकों की संख्या। तो दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है कि बहुपद दे रखा है 3x² प्लस 4x माइनस 2 में शून्यकों की संख्या। तो शून्यकों की संख्या आपको किस प्रकार से देखना है, बहुपद में हलों की संख्या पूछे, शून्यकों की संख्या पूछे या फिर मूलों की संख्या पूछे, बात एक ही है। जितनी अधिकतम घात होगी उतने उसके क्या निकलने वाले हैं, हल होने वाले हैं, उतने उसके शून्यक रहने वाले हैं। तो इसकी अधिकतम घात क्या है, 2। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होने वाला है। तो देखो, ऑप्शन नंबर ब के अंदर दे रखा है कि इस बहुपद के अंदर शून्यकों की संख्या क्या है, अधिकतम घात 2 है, तो इसके शून्यकों की संख्या भी 2 रहे। तो तीसरा क्वेश्चन देखो, तीसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है कि मूल बिंदु के निर्देशांक पूछे, है ना। तो देखो, ये अपने पास में ग्राफ का कुछ निरूपण है। इसके अंदर आपको पता है कि ये एक्स डैश होता है, ये एक्स होता है, ये वाई होता है और ये वाई डैश होता है। जब एक्स और वाई एक्स दोनों जहां पर प्रतिच्छेद करती है उसे हम बोलते हैं मूल बिंदु। उसे हम क्या बोलते हैं, मूल बिंदु बोलते हैं। जहां पर एक्स और वाई एक्स दोनों प्रतिच्छेद करती है उस बिंदु को हम बोलते हैं मूल बिंदु। और मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0,0 होते हैं। ठीक है, देखिए जरा ऑप्शन नंबर द में क्या दे रखा है, 0, आंसर इसका क्या रहने वाला है, ऑप्शन नंबर द में क्या दे रखा है, 0,0, जो कि क्या है इस क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है। देखो आगे वाला क्या दे रहा है, 2x प्लस वाई बराबर क्या दे रखा है। पहले का चौथा पॉइंट क्या दे रखा है, 2x प्लस वाई बराबर 6 दे रखा है। तो इसको संतुष्ट करने वाला युग्म कौन सा है। तो पहला पॉइंट दे रखा है इसका
1,2। तो आपको क्या करना है, इसकी x और y की जगह ये वैल्यू रख के चेक करो। अगर ये इसको संतुष्ट कर रहा है तो सही है, अन्यथा दूसरा ऑप्शन हम चेक करेंगे। ऑप्शन चेक करके देखते हैं। तो पहला पॉइंट रखेंगे तो 2x की जगह हम 1 रखेंगे, प्लस y की जगह 2 रखेंगे, जो क्या है 2 + 2। 2 + 2 क्या कभी 4 6 के बराबर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका रॉन्ग हो जाएगा। अब देखो इसका दूसरा पॉइंट भी क्या दे रखा है, 2,1। दूसरा पॉइंट क्या दे रखा है, 2,1 दे रखा है। ठीक है, तो 2,1 दे रखा है, तो इसके अंदर रख के चेक करो। 2 × 2, x की जगह 2 रखेंगे, y की जगह 1 = 6। तो 5 = 6 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, इसीलिए ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब देखो इसका तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या दे रखा है, 2,2 दे रखा है ना। तो तीसरा पॉइंट y की और x की जगह रख के चेक करो। वैल्यू 2 × x की जगह 2 रखना है, प्लस y की जगह 2 रखना है, जो किसके बराबर दे रखा है, 6 के बराबर दे रखा है। तो 4 + 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 6 = 6। हाँ जी, ये हो सकता है। तो इसको संतुष्ट करने वाला युग्म कौन सा हो जाएगा, 2,2 इसका क्या रहने वाला है, आंसर रहने वाला है। पांचवा पॉइंट क्या दे रखा है, समीकरण ax² + bx + c, ठीक है, बराबर 0। इसमें यदि कौन सी कंडीशन होगी तब इसके मूल वास्तविक नहीं होने वाले हैं। तो इसमें हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं एक बार। a ≠ क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो इसकी 3 कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है, इसकी 3 कंडीशन है, इंपॉर्टेंट कंडीशन है। वो कौन सी है, b² - 4ac अगर ये 0 से बड़ा है, b² - 4ac का मान अगर 0 से बड़ा है तो इसके मूल क्या रहने वाले हैं, वास्तविक रहने वाले हैं। कौन से मूल रहने वाले हैं, वास्तविक, तथा क्या रहने वाले हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। कौन कौन से, वास्तविक होंगे और क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। वास्तविक b² - 4ac का मान अगर 0 के बराबर आता है, b² - 4ac का मान 0 के बराबर आता है, तो मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे। मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे, तथा क्या होंगे, समान होंगे। ठीक है, अगर b² - 4ac का मान 0 से कम होता है, जो कि क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। b² - 4ac का मान 0 से कम होगा तो मूल क्या होंगे, वास्तविक नहीं होंगे, वास्तविक नहीं होंगे, वास्तविक नहीं होंगे, तथा क्या होंगे, या फिर हम बोल सकते हैं काल्पनिक, नाम भी कहीं कहीं लिखा हुआ आता है, काल्पनिक होंगे। तो मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। और हलों का क्या होगा, अस्तित्व नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है, तो अपना जो क्वेश्चन है कि b² - 4ac का मान, इसमें कौन सी कंडीशन आ रही है कि मूल वास्तविक नहीं है, तो कौन सी कंडीशन होगी, तो मूल वास्तविक नहीं होने की कंडीशन क्या है अपने पास में, b² - 4ac का मान अगर 0 से कम है तो मूल क्या होंगे, वास्तविक नहीं होंगे, या फिर काल्पनिक होंगे। काल्पनिक नाम भी लिखा हुआ मिलता है कहीं कहीं, कहीं पर वास्तविक नाम लिखा हुआ मिलता है। ठीक है, तो इसके मूल क्या रहने वाले हैं, काल्पनिक होंगे। ठीक है, तो देखो, तो कौन सी कंडीशन है अपने पास में, b² - 4ac का मान 0 से कम होगा तब मूल वास्तविक नहीं होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा इसमें सही रहने वाला है, b² - 4ac का मान 0 से कम होगा तब मूल वास्तविक नहीं होंगे। क्वेश्चन देखो, छठा की समांतर श्रेणी का हमें पद पूछा है, समांतर 11। तो छठा क्वेश्चन में दे रखा है 3, 7, 11 का सार्वंतर बताओ। सार्वंतर क्या होता है, सार्वंतर की बात करें तो सार्वंतर होता है कॉमन डिफरेंस, जिसे हम डी से डिनोट करते हैं। और डी बराबर क्या होता है, दूसरे पद में से प्रथम पद। तो a2 माइनस क्या होता है, a1 होता है। ठीक है, तो डी
याद करना है हमें। तो A2 दूसरा पद कौन कितना है हमें 7 दे रखा है और प्रथम पद क्या है 3 है। तो कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, तो अंतर अपना पास में क्या आया है 4 आया है। तो ऑप्शन नंबर द में आपको दिखाई दे रहा होगा कि सारा अंतर क्या रहने वाला है 4 रहने वाला है। वाला क्वेश्चन देखो, दो साइन 45 कोस 45 का मान बताइए। क्या दे रखा है 2 साइन 45 और कोस 45 का मान। तो जो कि हमें पता है कि साइन 45 क्या होता है 1/√2 होता है और कोस 45 का मान क्या होता है 1/√2 होता है। 2 को 1 से गुणा किया 2 आएगा, √2 को √2 से गुणा करोगे तो 2 आएगा। का आंसर नंबर क्या दे रखा है 6 में दे रखा है 1, जो कि क्या रहने वाला है राइट रहने वाला है। तो क्वेश्चन क्या दे रखा है एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। इसका तो आंसर आपको पता ही है कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, जो कि आपको पता है कि आंसर एक वृत्त पर हम अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। कितनी स्पर्श रेखाएं अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। देखो हम वृत्त लेते हैं और इस वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचकर हम चेक करते हैं कि भाई कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। हमने एक वृत्त लिया है और इस वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींच रहे हैं इस प्रकार से, तो हम कह सकते हैं कि एक वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं इस प्रकार से। देखो आगे वाला क्वेश्चन क्या दे रखा है वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र बताइए। तो देखो वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है। और वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है ये भी आपको याद रहना चाहिए। वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है 2 पाई आर होता है। वृत्त की परिधि क्या होती है 2 पाई आर होती है। ठीक है, तो आपको बात बता दूं ये जो पाई दिया हुआ है इसका मान क्या होता है 22/7 होता है। और कहीं आपको ये भी कहीं ना पूछ ले कि पाई क्या होती है अपरिमेय संख्या होती है। अपरिमेय संख्या होती है। पाई क्या होती है एक अपरिमेय संख्या। सर जी आपने तो बताया था कि 22/7 होता है, लेकिन जो हमने पाई का मान 22/7 लिया है वो क्या होता है लगभग में लिया होता है। रियल एग्जैक्ट वैल्यू ये नहीं होती है कि पाई का मान एग्जैक्ट मान 22/7 है। ये अपनी सुविधा के अनुसार लिया गया मान है। जो कि देखो परिमेय संख्या की बात करें तो परिमेय संख्या क्या होती है जिसे हम P/Q के रूप में लिखते हैं। तो भाई ये इसके अंदर तो सेटिस्फाई हो रहा है ना P/Q के रूप में। लेकिन पाई क्या होती है अपने पास में अपरिमेय संख्या होती है। पाई का मान हम जो 22/7 लिखते हैं जो रियल वैल्यू नहीं है। तो पाई की जो वैल्यू आती है उससे जो भी वैल्यू है वो क्या होता है पाई का मान अपने पास में ये जो हमने 22/7 लिए ये क्या होता है रियल वैल्यू नहीं होती है। अतः हम इसको देख के पाई का मान परिमेय संख्या बोल देते हैं, जो कि क्या हो जाता है गलत हो जाता है। पाई क्या होती है एक अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर क्या दिया हुआ है कि बेलन की ऊंचाई दे रखी है। क्या दे रखी है बेलन की ऊंचाई। कितनी दे रखी है 11 सेंटीमीटर दे रखी है। और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा है 968 सेंटीमीटर स्क्वायर हमें दे रखा है। हमें पूछा है कि बेलन की त्रिज्या बताइए। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है अपने पास में 2 पाई आर एच होता है, जो कितना दे रखा है 968 दे रखा है। ठीक है, 2 इंटू पाई का मान 22/7 हम लेते हैं, आर हमें निकालना है और एच हमें हाइट दे रखी है 11, जो किसके बराबर है 968 के
बराबर है। तो r हमें लिखना है, तो r हम लिखेंगे, r के जितने भी संख्या गुणा में है वो तो इसके अंतरण करेंगे तो भाग में चली जाएगी। तो 968 भाग में कौन कौन सी संख्या जाएगी, 2 गुणा 22 गुणा 11, 2 गुणा 22 गुणा 11, ये तो भाग में चली जाएगी। और ये 7 इसके r क्या है, भाग में है, तो ये गुणा में। ठीक है, तो r का मान हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये कितनी बार कट रहा है, 2 बार कट रहे हैं। ठीक है, तो r बराबर कितना आ जाएगा, 2 गुणा 7, तो r बराबर कितना आ जाएगा, 14 सेंटीमीटर। तो इसमें आपको चेक करो कि कौन सा ऑप्शन बैठ रहा है सही। तो इसका ऑप्शन नंबर आंसर क्या रहने वाला है, इसका आंसर, तो आंसर आपको देखना है ऑप्शन नंबर द में आपको दे रखा है 14 सेंटीमीटर, जो कि क्या रहने वाला है, राइट रहने वाला है। क्वेश्चन था 11वां क्वेश्चन था। 11वें क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा था, 5, 3, 9, 6 और 7 का माध्य बताओ। तो माध्य का सूत्र हम जानते हैं, सभी जानते होंगे, माध्य बराबर हम क्या लिखते हैं, आंकड़ों का योग, जो भी हमें आंकड़े दिए हुए हैं उनका योग बटा हम क्या लिखने वाले हैं, आंकड़ों की संख्या लिखने वाले हैं। क्या लिखेंगे, आंकड़ों का योग, जो भी आंकड़े दे रखे हैं उनका योग करेंगे बटा आंकड़ों की संख्या। तो माध्य अक्ष बराबर कितना आ जाएगा, 5 + 3 + 9 + 6 + 7 बटे आंकड़ों की संख्या देखो कितनी है, 1 2 3 4 5, कितनी है, 5 है। ठीक है, अब इनको जोड़ो, 5 और 3 कितने हो जाएंगे, 8, 8 और 16 और 1 17, 17 अपने 7 कितने हो जाएंगे, 6 कितने होंगे, 23, 23 और 7 है 30, तो 30 बटे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 30 में हम 5 का भाग दे देंगे तो कितना आ रहा है, 6, जो कि इसका कौन सा ऑप्शन बैठ रहा है, ऑप्शन नंबर 6 में। आंसर क्या रहने वाला है इसका, ऑप्शन नंबर 6 के अंदर आपको दिया हुआ होगा कि ऑप्शन नंबर 6 में दे रखा है 6। ये अपना 12वां क्वेश्चन है, इसका पहले क्वेश्चन का, पास्य पर फलक कितने होते हैं, पास्य पर फलक, तो पासे पर फलक कितने होते हैं, 6 होते हैं, जिस पर लिखा होता है 1 2 3 4 5 और 6 तक लिखे हुए होते हैं। अब बोला है कि पासे पर सम संख्या आने की प्रायिकता बताइए। तो आप मेरे को इसके अंदर देख के बताइए कि सम संख्या कितनी है, सम संख्या कितनी है, सम संख्या है, सम संख्या कितनी है, एक तो अपने पास में 2 है, एक 4 और 6 है, तो 1 2 3, तो टोटल सम संख्या अपने पास में क्या है, 3 है। तो प्रायिकता क्या होती है कि संभव परिणाम, बटा कुल परिणाम होता है, क्या होता है प्रायिकता, ई के संभव परिणाम, ई के संभव परिणाम बटे ई के कुल परिणाम। ठीक है, तो प्रायिकता, तो संभव परिणाम कितने अपने पास में 3 है, बटे पासे पर फलक कितनी है, 6, तो कुल परिणाम अपने पास में 6 रहने वाले, तो 3 को 6 से काटा तो 1/2 आ रहा है, जो कि कौन सा ऑप्शन बैठ रहा है, अपना पहला ही ऑप्शन इसका क्या रहने वाला है, आंसर इसका राइट कौन सा रहने वाला है, तो इसका आंसर नंबर ए में जो दे रखा है, क्या दे रखा है, 1/2, जो कि क्या है, राइट रहने वाला है। इस प्रकार करते हैं तीसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन के अंदर पहला पॉइंट क्या दे रखा है, 3 + 2√5 एक खाली स्थान संख्या है। तो आपको पता ही है कि ये क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। तो इसका राइट हो जाएगा अपरिमेय संख्या। अब हम करते हैं आगे वाला, इसका दूसरा पॉइंट, सभी वृत्त क्या होते हैं, समरूप होते हैं, क्या होते हैं, समरूप होते हैं, सभी वृत्त समरूप होते हैं, एक जैसे दिखाई देते हैं। ठीक है, अब इसका तीसरा पॉइंट देखो, 10 30 10 60 का मान होगा, जो कि अभी हम इसका आंसर निकालते हैं। आंसर देखो, 10
टेन 60 डिग्री, टेन 30 और टेन 60 का मान, जो कि आपको पता है कि टेन 30 का मान क्या होता है 1/√3 होता है, और टेन 60 का √3, √3 को √3 से कैंसिल हुआ तो क्या आया 1 आया। टेन 30 और टेन 60 का मान क्या होगा 1 होगा। ये हो गया इसका तीसरा पॉइंट। अब हम करते हैं आगे वाला। देखो वृत्त और इस त्रिज्या के बीच में कोण कितने डिग्री का बनता है, आपको ध्यान रखना है। वृत्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में कोण कितने डिग्री का बनता है 90 डिग्री का कोण बनता है, जिसे हम क्या बोलते हैं समकोण बोलते हैं। तो आज के बाद कभी भी आपसे पूछे कि स्पर्श रेखा और जो त्रिज्या है उसके बीच में जो कोण बनने वाला है वो कितने डिग्री का बनने वाला है 90 डिग्री का कोण बनने वाला है। देखो इस प्रकार से जो आकृति के अंदर आपको दिया हुआ है। माध्य का सूत्र पूछा है, ये तो सभी को पता है कि माध्य अक्ष बराबर क्या होता है सिग्मा FI/XI बट्टा सिग्मा क्या होता है FI होता है। ये तो आपको पता ही है, सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आया है। ठीक है, छठा जो पॉइंट दे रखा है उसमें हम देखते हैं कि प्रायिकता का मान क्या होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रायिकता का मान 0 से प्रायिकता का मान 1 या 1 से कम और 0 से ज्यादा होता है। तो हम बोल सकते हैं कि प्रायिकता का अधिकतम मान क्या होता है, अधिकतम मान क्या हो सकता है 1 हो सकता है, और न्यूनतम मान क्या हो सकता है मान क्या होता है 0 होता है। तो हम करते हैं इसका तीसरा पॉइंट, तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तीसरा क्वेश्चन के अंदर पहला पॉइंट है उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। देखो हम दो रेखाएं लेते हैं A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0, और दूसरी रेखा हम लेते हैं A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0। ये रेखाएं कब प्रतिच्छेद करती है, कब संपाती होती है और कब समांतर होती है उसकी हम चर्चा करते हैं। यदि इसका पहला पॉइंट देखो, बहुत ही देखो ध्यान से देखना है कि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। अगर ये आपको कहीं पर दिखाई देता है A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 आपको दिखाई देता है, इसका मतलब क्या होता है A1/A2 का मान B1/B2 के मान के बराबर नहीं होता है। तो रेखाएं क्या होती है प्रतिच्छेद रेखा होती है, प्रतिच्छेद रेखा होती है। तो रेखाएं क्या होती है प्रतिच्छेद रेखाएं होती है। ठीक है, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 होता है, तो रेखाएं क्या होती है प्रतिच्छेद रेखा होती है, और हम क्या बोलते हैं संगत बोलते हैं, और हम क्या बोलते हैं संगत बोलते हैं। ठीक है, और इसका A1/A2 बराबर B1/B2 अगर ये आता है A1/A2 बराबर B1/B2 आता है, तो रेखाएं क्या होती है समांतर रेखा होती है। तो रेखाएं क्या होती है समांतर रेखा होती है, और क्या होती है असंगत होती है। क्या होती है असंगत होती है। ठीक है, अगर A1/A2 दूसरी बात, और तीसरी बात क्या है अपने पास में A1/A2 B1/B2 C1/C2, A1/A2 B1/B2 C1/C2 ये सभी बराबर आ जाती हैं, तो रेखाएं क्या होती है संपाती होती है। रेखाएं क्या होती है संपाती रेखा होती है, और क्या होती है संगत होती है, और क्या होती है संगत होती है। असंगत कौन सी होती है जो समांतर रेखाएं होती है उसे हम क्या बोलते हैं असंगत, और जो A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 होती है तो उसे हम संपाती रेखा बोलते हैं। तो उन दोनों रेखाओं को हम क्या बोलेंगे संपाती रेखा, और क्या होती है संगत होती है। ठीक है, तो तीसरे का पहला जो पॉइंट है इस प्रकार से करना था। ठीक है,
तीसरे का दूसरा पॉइंट करते हैं। क्या बोला है कि श्रीधराचार्य का सूत्र आपको पता है कि श्रीधराचार्य श्रीधराचार्य का सूत्र जो कि क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडरूट के अंदर बी स्क्वेयर माइनस 4ac बट्टे 2a। इसे हम क्या बोलते हैं, श्रीधराचार्य का सूत्र भी बोलते हैं और इसका दूसरा नाम भी बोलते हैं द्विघाती सूत्र। द्विघाती सूत्र, द्विघाती सूत्र भी बोलते हैं और श्रीधराचार्य का सूत्र भी। हम इसका तीसरे का तीसरा पॉइंट करते हैं। तीसरे का तीसरे पॉइंट के अंदर क्या दे रखा है, 2 5 8 11 12 पदों का योग। 12 पदों का योग बताइए। ठीक है, तो हमें पता है कि Sn बराबर क्या होता है, n बटा 2a प्लस n माइनस 1 गुणा d होता है। क्या होता है Sn बराबर क्या होता है, योग ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, Sn बराबर n बटा 2a प्लस n माइनस 1 गुणा d ब्रैकेट बंद। तो n हमें दे रखा है 12 पदों का योग, 12 दे रखा है बटे 2 इंटू a जो होता है अपना प्रथम पद होता है जो कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। n का मान कितना दे रखा है 12 माइनस 1 गुणा d होता है सार्वंतर जो कि दूसरे पद में से हम पहला पद घटा के निकाल भी सकते हैं कि 5 माइनस 2। सभी को पता है कि d कितना है इसका 3 है। ठीक है, ब्रैकेट बंद। तो कितना आ जाएगा, इसको सरल करेंगे 6, ये 2 को 2 से गुणा किया 4 प्लस ये 11 गुणा 3। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 11 प्लस 33 आ जाएगा और इसको हम सरल करेंगे तो कितना आ रहा है 37 आ रहा है। ठीक है, अब देखो 37 को हम 6 से गुणा करते हैं तो कितना आ रहा है, कितना आ रहा है 222 आ रहा है ना। ठीक है, 12 पदों का योग क्या रहने वाला है, अतः Sn बराबर कितना आ रहा है, Sn 12 है ना, 12 पदों का योग अपने पास में क्या आ रहा है 222 जो कि क्या है इसका राइट। समरूप त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात हम मान लेते हैं a1 पहली भुजा दूसरी a2, इसका अनुपात दे रखा है 4:9। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र पढ़ा ही होगा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, √3/4 भुजा स्क्वायर। वो क्या होता है, भुजा के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, तो क्षेत्रफल है जो एरिया है वो किसके समानुपाती होता है, ए स्क्वायर के समानुपाती होता है। तो भुजा हमें दे रखी है a1 बटा a2, तो पहले का क्षेत्रफल बटा दूसरे का क्षेत्रफल जो किसके बराबर आ जाएगा, a1 बटे a2 का स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो a1 बटा a2, ठीक है, a1 बटा a2, तो a1 अपने पास में क्या है 4 बटा a2 कितना है 9 है। ठीक है, बटे 4/9 का स्क्वायर करेंगे तो अपने पास में a1 और a2 का मान आ जाएगा। 4 का वर्ग करेंगे 16 और 9 का वर्ग कितना है 81। तो क्षेत्रफल का अनुपात a1 a2 का अनुपात क्या है 16:81 आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसका 5वां पॉइंट दे रखा है सेक 40 कोसेक 50 माइनस सेक 50 बटे कोसेक 40 डिग्री। आप इन दोनों का योग देखो 40 और 50, 40 और 50 क्या हो रहा है 90 हो रहा है और आपको पता है सेक और कोसेक में दे रखा है। तो हमें ये पता है कि हम जानते हैं कि सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर क्या होता है कोसेक 90 माइनस क्या होता है थीटा होता है, और थीटा हम 40 डिग्री लेते हैं तो सेक 40 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा कोसेक 90 माइनस 40।
जो कि क्या आ जाएगा सेक 40 डिग्री, सेक 40 डिग्री, ठीक है। सेक 40 डिग्री का क्या हो जाएगी, कोसेक, कोसेक कितनी हो जाएगी, सेक 40 कितने हो जाएगी, कोसेक 50 डिग्री। तो सेक 40 को हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक 50 डिग्री हम लिख सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार हम इसको भी देखते हैं थोड़ा। सेक थीटा बराबर हमें पता है कि कोसेक 90 माइनस क्या होता है, थीटा होता है। तो सेक कितना दे रखा है, सेक थीटा कितना दे रखा है हमें, 50 डिग्री है ना, तो 50 लेंगे बराबर कोसेक 90 माइनस 50 डिग्री, ठीक है। तो सेक 50 डिग्री बराबर हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक 40 डिग्री लिख सकते हैं। सेक 50 को हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक 40 डिग्री। तो अब लिखो सेक 40 की जगह कोसेक 50 लिखोगे तो कोसेक 50 बट्टे कोसेक 50 माइनस सेक 50 को आप क्या लिखोगे, कोसेक 40 लिखोगे तो कोसेक 40 डिग्री बट्टे कोसेक 40 डिग्री। तो इसमें भाग जाएगा तो एक आ जाएगा, एक माइनस एक, जो कि क्या हो जाएगा, 0। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कि कोसेक 50 में कोसेक 50 का भाग दोगे तो एक आएगा, कोसेक 40 में कोसेक 40 का भाग लगाओगे तो एक आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा अपने पास में, 0 आ जाएगा, ठीक है। अब हम तो इसका छठा पॉइंट तो बहुत ही आसान है कि 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेन स्क्वायर। तो छठा पॉइंट क्या दे रखा है, 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा। तो इसमें हम से क्या कॉमन आ रहा है, 9 कॉमन आ रहा है, तो बचेगा क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बचेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बचेगा। जो कि क्या होता है, ये अपने पास में आपको ये फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा आपने पढ़ा होगा। तो इसको आप जो ये टेन है इसको पक्षांतरण करेंगे तो ये आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, जो कि किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर। तो इसमें भी आपको सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा दिखाई दे रहा है, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो 9 गुणा ये क्या है अपने पास में 1, इसके बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो ये किस में है, गुणा में है। तो 9 को 1 से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, 9। तो राइट इसका आंसर क्या रहने वाला है अपना, 9 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो आगे वाला क्वेश्चन, आगे वाले क्वेश्चंस के अंदर आपको क्या दे रखा है, एक मीनार है, ये रही मीनार, एक मीनार, इसमें बोला है कि ऊंचाई और ये छाया है ये क्या है, बराबर है। क्या बोला है कि मीनार की ऊंचाई और इस मीनार के द्वारा जो छाया है वो क्या है, बराबर है। इसको आप अक्स लेते हो तो ये भी क्या है, अक्स है। तो हमें पूछा है कि अगर ये दोनों बराबर है तो थीटा कितने डिग्री का होगा। ये क्वेश्चन शानदार क्वेश्चन है, इसको हम हल भी करेंगे और सीधा डायरेक्ट इसका मान क्या होता है, अगर ये भुजा और ये भुजा समकोण की दो भुजाएं बराबर आती है समकोण त्रिभुज की, तो ये थीटा अपने पास में 45 डिग्री रहने वाला है, ठीक है। वो कैसे रहने वाला है, तो थीटा के जो सामने वाली भुजा होती है उसे हम लंब लिखते हैं, ये सबसे बड़ी भुजा कर्ण, और ये अपने पास में क्या है, आधार है। हमें पता है कि टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, और लंब कितना है, x है, बटा आधार अपने पास में क्या है, x है, ठीक है। हमने कुछ नहीं दे रखा तो हमने मान लिया है टेन थीटा बराबर x में x का भाग लगोगे तो 1, और टेन थीटा, थीटा बराबर लिखेंगे तो टेन इनवर्स क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना। थीटा बराबर लिखेंगे टेन थीटा, टेन थीटा 1 कब होता है, जब थीटा क्या हो, 45 डिग्री हो। टेन इनवर्स 1 मतलब थीटा अगर अपने पास में 45 डिग्री होगा तो टेन है 1 रहने वाला है। तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। अब देखो आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं।
हमें देखो आगे क्या दे रखा है, एक आकृति दे रखी है, इसकी एक भुजा दे रखी है, हमें पूछा है थीटा। तो हमें पता है कि थीटा के सामने वाली भुजा हम लंब लिखते हैं और ये आधार होती है, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। ठीक है, हमें पता है कि दो भुजाएं दे रखी है, लंब और आधार, और लंब और आधार के अंदर आपको पता होगा ये 8वां पॉइंट था ना, 8वां पॉइंट। ठीक है, तो लंब और आधार कौन से फॉर्मूले के अंदर आती है, टेन थीटा में क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। थीटा हमसे पूछा है, थीटा हमें ज्ञात करना है। ठीक, तो लंब हमें कितना दे रखा है, 10 दे रखा है, और आधार हमें कितना दे रखा है, 10√3 दे रखा है। इसको थोड़ा सरल करते हैं, टेन थीटा बराबर 10 कट जाएगा तो क्या बचेगा, टेन थीटा के अंदर 1/√3 है, √3 1/√3 थीटा बराबर टेन थीटा में 1/√, कितने डिग्री का मान होता है, जो कि क्या होता है 30 डिग्री का मान होता है। इस प्रकार लिखो, या फिर थीटा बराबर क्या लिखोगे आप, टेन इनवर्स 1/√3 लिखोगे। तो थीटा बराबर अपने पास में क्या आ जाएगा, 30 डिग्री। कि भाई साहब ये जो 1/√3 है वो थीटा 30 डिग्री होगा टेन के अंदर, तब हमें 1/√3 मिलने वाला है। ठीक है, तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा, थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। 9वां क्वेश्चन, हमें दे रखी है एक वृत्त दे रखा है, हमने एक वृत्त लिया और इस वृत्त पर कोई बाह्य बिंदु P है, इससे स्पर्श रेखाएं खींच रहा है। ठीक है, और स्पर्श रेखा को इस प्रकार से मिलाया हमने। और ये क्या इसका मूल बिंदु है, ये स्पर्श रेखाएं, दो स्पर्श रेखाएं खींच, और इसको हम इस प्रकार से मिलाते हैं। ठीक है, हमें एक कोण दे रखा है, इसको हम लिया ए, और ये अपने पास में बी, और आपको पता है स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में कोण कितने डिग्री का बनने वाला है, 90 डिग्री का कोण बनने वाला है। ये भी कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का कोण होगा। तो आपको एक चतुर्भुज दिखाई दे रहा होगा, ए पी बी ओ, एक चतुर्भुज है, और चतुर्भुज के अंदर चतुर्भुज ए पी बी ओ में, तो इसके चारों कोणों का योग क्या होगा, 360 डिग्री होने वाला है। और ये कोण हमें कितना दे रखा है, 80 डिग्री दे रखा है। दो स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण कितना दे रखा है, 80 डिग्री दे रखा है। तो ये हमें पूछा है कि कोण कितने डिग्री का होने वाला है। तो ये एक चतुर्भुज है, तो हमें जानते हैं चतुर्भुज कोण P प्लस कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण ओ, जो कि हमें पूछा है ए ओ बी, ये वाला कोण पूछा है, ये किसके बराबर होगा, 360 डिग्री के बराबर होगा। तो ये कोण पी है वो 80 डिग्री दे रखा है, और कोण ए है जो कितना होगा, 90 डिग्री होगा, और ये भी कितना होगा, 90, और ये हमें फाइंड करना है जो किसके बराबर है, 360 डिग्री के। देखो स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का, और ये भी एक स्पर्श रेखा और ये त्रिज्या है, तो ये भी कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। तो इसको हम ऐड करेंगे, तो ये कितना हो रहा है, 260 हो रहा है, प्लस कोण ओ जो कि हमें फाइंड करना है, वो किसके बराबर आ जाएगा, 360 के। तो कोण ओ होगा वो कितना आ जाएगा, 360 में से आप 200 घटाते हो तो कोण ओ बराबर कितने डिग्री आ जाएगा, 100 डिग्री आ जाएगा। जो कि हमें पूछा था कि कोण ए ओ बी बराबर कितना है, तो हम कह सकते हैं कि ए ओ बी बराबर कितना आ जाएगा, 100 डिग्री आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पूछा है, नंबर 11 का। इसमें r बराबर कितना दे रखा था, 6 दे रखा है। ठीक है, तो हमें पूछा है, और थीटा हमें दे रखा है 60 डिग्री, थीटा बराबर कितना दे रखा है,
60 डिग्री दे रखा है। ठीक है, हमें पूछा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बताइए। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बताइए यदि थीटा बराबर 60। तो त्रिज्या खंड का जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो हमें याद करना है। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है कि थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है? थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर होता है। थीटा हमें दे रखा है 60 डिग्री बटे 360 इंटू पाई का मान क्या होता है? 22 बटे 7 होता है। और आर हमें कितना दे रखा है? 6 सेंटीमीटर। तो आर कितना दे रखा है? 6 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो ये 0 से 0 कैंसिल किया, कितनी बार कट रहा है? 6 बार। तो 22 बट्टा 7 गुना 6। ठीक है, 22 बट्टे 7 गुना 6 गुना 6 गुना 6। 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। तो 22 को 6 से गुना करोगे तो कितना आ रहा है? 154 बट्टे 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो क्या आ जाएगा? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, अब देखो आगे वाला क्वेश्चन। तो 12वां क्वेश्चन है 12 की 3 नीली गेंद। तो नीली गेंद कितनी है? गेंद 3। सफेद गेंद कितनी है? 2। लाल गेंद कितनी है? कितनी है? 4 है। तो टोटल गेंद कितनी होगी? पहले तो हमें ये करना है, कुल गेंद कितनी होगी? कुल गेंद, तो कुल गेंद कितनी है? 3 प्लस 2 प्लस 4 कितनी हो जाएंगी? कुल गेंद कितनी हो जाएंगी? 9 गेंद है। नीली गेंद आने की प्रायिकता पूछी है, हमें पूछी है नीली गेंद आने की प्रायिकता। तो नीली गेंद आने की प्रायिकता पूछी है, तो हमें पता है कि नीली गेंद है कितनी? नीली गेंद है कितनी है? 3 है। तो नीली गेंद आने की प्रायिकता, नीली गेंद आने की प्रायिकता, तो नीली गेंद है कितनी? 3 है बटे कुल गेंद कितनी है? 9 है। तो नीली गेंद आने की प्रायिकता क्या आ जाएगी? 1/3 आ जाएगी। पता है नीली गेंद आने की प्रायिकता क्या है? प्रायिकता क्या आ जाएगी? 1/3 आ जाएगी, जो कि क्या है? इसका राइट ऑप्शन होने वाला है। इस प्रकार से हमने ए सेक्शन को कंप्लीट किया है। आगे वाली वीडियो के अंदर हम आगे वाला सेक्शन करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।